तो आज का दिन सियासी सरगर्मी वाला दिन है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। आज 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 117 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही कई जगहों पर मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। एक और खबर जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं वो है काशी का कुरुक्षेत्र। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी से आज अपना पर्चा भरेंगे। कल अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरा था। आज नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने वाराणसी पहुंचेंगे। आपको बता दें पहले 8:30 बजे का उनका कार्यक्रम था, लेकिन उसके बाद करीब 2 घंटे की देरी हो गई और अब जो बताया जाता है 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब वो बीएचयू पहुंचेंगे। तो एक तरफ जहां 117 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ओर वाराणसी में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। इंतजार किया जा रहा है कब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उसके बाद उनका पर्चा दाखिल करने का कार्यक्रम है। उसके पहले रोड शो है। सबसे पहले बीएचयू जाएंगे, मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद उनका यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और ताजा जानकारी क्या मिल रही है, सीधे आपको बनारस ही लिए चलते हैं। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ आसपास देख पा रहे हैं? नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है, ताजा जानकारी क्या है? देखिए, करीब 2 घंटे की देरी हो चुकी है किसी अपने कारण से। वहां पे जो 8:30 बजे आना था वो 8:30 बजे के करीब वहां से गुजरात में अपने निवास से निकले हैं। और यहाँ पर माहौल मैं आपको दिखाना चाहूँ कैमरामैन से कि देखिए मैं नदेसर चौक में खड़ा हूँ। नदेसर चौक से कम जहां पर है मलदैया चौक, जहां से उनको आना है, जहां से उनका प्रोसेशन शुरू होगा, उस तरफ बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जा रहे हैं क्योंकि वहां पर मोदी सबसे पहले आएंगे जहां पर काशी विश्वनाथ के वो दर्शन करने के बाद जो मदन मोहन मालवीय को माल्यार्पण करने के बाद, माफ कीजिएगा, मदन मोहन मालवीय को माल्यार्पण करने के बाद वो मलदैया चौक पहुंचेंगे और उसी मलदैया चौक से उनका प्रोसेशन निकलेगा, पूरा जुलूस निकलेगा। उस जुलूस में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता लगातार जा रहे हैं। मैं नदेसर चौक में खड़ा हूं और यहाँ पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए हैं। छतों पर भी पुलिस फोर्स को लगाया गया है क्योंकि इस पूरा इलाके में नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला है। थोड़ा देर पहले एंटी लैंडमाइंस यूनिट जो है वो सड़कों के ऊपर पूरे डॉग स्क्वाड के साथ पूरी सड़क को जांच करते हुए गई थी। तो मोदी की सुरक्षा को लेकर भी बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनको पानी वानी पिलाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर घर घर से लोग उन्हें पानी पिला रहे हैं और पूरे जत्था जो समर्थकों का जत्था है वो मलदैया चौक की तरफ जा रहा है। अमित जरा ये बताइए, पहले 12 बजे नॉमिनेशन का उनका कार्यक्रम था, क्या उसमें भी कोई तब्दीली आई है? ये रोड शो कितने वक्त तक चलेगा? देखिए, पहले 11:40 से 12 बजे का वक्त था, लेकिन ये खुद पार्टी के जो नेता हैं वो मान रहे हैं कि इसमें डिले होगा। डिले होने की संभावना है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होगी। उनको उम्मीद है कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के काफिले को देखा गया था जिसमें भीड़ थी, माना जा रहा है जो बीजेपी का दावा है कम से कम लाख लोग से ज्यादा लोग यहाँ पर इन सड़कों पर होंगे, तो उसमें देर होने की संभावना है। लेकिन जो मैसेज आया है, जो बीजेपी की तरफ से एक मैसेज आया है वो 11:40 का देरी के बावजूद कि 11:40 पर नरेंद्र मोदी नामांकन करते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वो बीच में कोई रास्ता शॉर्टकट मारते हैं या कुछ जगहों को छोड़ते हैं, यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग जा रहे हैं मलदैया चौक की तरफ जहां पर सरदार पटेल की मूर्ति को माल्यार्पण करने के बाद नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा कचहरी की तरफ और इसी रास्ते से होकर जाएगा। जब वो आएंगे इसी रास्ते से होकर आएगा, इसलिए इस रास्ते में भी अमित ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन स्टूडियो में भी हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी और आनंद प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आप तो वाराणसी की गलियां छानकर आए हैं अभी हाल ही में। अमित शाह ने एक बयान दिया था कि नामांकन जैसे ही दाखिल कर देंगे नरेंद्र मोदी, वो जो उनकी लहर है वो सुनामी में तब्दील हो जाएगी। तो इसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, तैयार हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये आप मान के चलिए कि बनारस में एक अच्छा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा। वहां कोई सुनामी और तूफान या आंधी नहीं है, एक लड़ाई होगी और उस लड़ाई में अभी ठीक बात है कि एक तरह से नरेंद्र मोदी की बढ़त दिखाई पड़ती है, पर वो वहां लड़ाई होगी और बहुत ही अच्छा और दिलचस्प मुकाबला होगा। अभी वहां करीब करीब 2 से ढाई हफ्ते बचे हुए हैं। इन 2-2.5 हफ्तों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा वहां। अच्छा, क्या देखने को मिलेगा प्रदीप जी? तमाम राजनीति के रंग तो दिख गए, क्या बचा हुआ है? नहीं, देखिए, चुनाव का रंग तो आपको बनारस में ही देखने को मिलेगा। अच्छा। बनारस वैसे भी अवघड़ों का और फक्कड़ों का शहर है। वहां कोई अपनी बात कहने से जरा भी हिचकता नहीं है।
आप जिसका समर्थक है डंके की चोट पर है, जिसका विरोधी है डंके की चोट पर। वहां लोग कैमरा देखकर अपनी बात नहीं करते। आपको देश के बाकी हिस्सों में मिलेगा कि आप कैमरा बंद करके बात कीजिए और कैमरा ऑन करके बात कीजिए, लोगों की बात में आपको अंतर दिखाई देगा। अच्छा। बनारस में आपको जो है मतलब साफ गोई है, बिल्कुल साफ गोई है। जिसके साथ है, जिसके विरोध में है विरोध में है, और साथ है और विरोध में है, दोनों के लिए तर्क है। ऐसा नहीं है कि किसी भावना में बहकर किसी के साथ है या किसी का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का भी तार्किक आधार है और समर्थन करने का भी तार्किक आधार है। तो निश्चित रूप से जो आनंद जी कह रहे हैं, बनारस में लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, लेकिन अभी जो स्थिति है पूरे देश में, जिस तरह की स्थिति दिख रही है, बनारस और उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है, नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से अपने जो राइवल्स हैं, जो लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनसे काफी आगे नजर आते हैं। अच्छा आनंद जी, ये बताइए कि बनारस का मिजाज क्या है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से आए हैं, खुद वहां पर सब कुछ महसूस करके आए हैं। जिस तरीके से राजनेता लगे हुए हैं कि माहौल को सांप्रदायिक बना दिया जाए, अरविंद केजरीवाल तक को इसका सहारा लेना पड़ रहा है, जिस तरह के बयानात उनकी पार्टी के नेता ने दे दिया, साजिया इल्मी ने, उस संदर्भ में यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बनारस का क्या मिजाज है? देखिए, बनारस और खास करके बनारस उस पूर्वांचल का एक सेंटर है और बनारस का एक बड़ा राजनीतिक मिजाज रहा है और एक राजनीतिक तौर पर वो बहुत ही जागरूकता है। वहां पर आजादी की लड़ाई का केंद्र रहा है, उसके बाद समाजवादी आंदोलन का केंद्र रहा है, कई कई विश्वविद्यालय हैं वहां पर, और इन सब कारणों से साहित्यकारों का शहर रहा है, बुद्धिजीवियों का शहर रहा है, लेखकों और कलाकारों का शहर रहा है। और इस शहर की एक बड़ी खासियत यह है कि एक आप पुराने अर्थों में देखें तो एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर है। इस मायने में प्राचीनता भी है और कॉस्मोपॉलिटनिज्म भी है कि यहां पर गुजराती भी आपको मिलेंगे, यहां पर आपको मराठी लोग भी मिलेंगे, यहां बंगाली लोग मिलेंगे, आपको यहां तमिल लोग मिलेंगे। पूरे देश की एक अनुकृति आपको बनारस में दिख सकती है। तो बनारस एक बिल्कुल अलग किस्म का। नहीं तो आनंद जी, क्या माना जाए कि जो नतीजा आएगा फिर वो पूरे देश का नतीजा मान लिया जाए एक तरीके से, जब आप कह रहे हैं कि हर समुदाय के हर तबके के लोग हैं? मैं उसको पूरे देश का नतीजा नहीं, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बनारस एक बहुत ही पुरातन शहर होने के बावजूद उसमें खास तरह की आधुनिकता भी है, कॉस्मोपॉलिटनिज्म भी है, पर इसके साथ साथ बनारस में बहुत तरह की संस्कृतियां एक साथ चलती हैं। और यही कारण है कि देखिए, बनारस में बीजेपी पिछले 25-30 सालों से, खास करके राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं वहां और वो बहुत मजबूत एक उसके आधार है। बावजूद इसके पिछले चुनाव में आप देखिए कि 2004 का चुनाव वो हार गए और 2004 का चुनाव बीजेपी वहां हार गई थी और 2009 में किसी तरह से मुरली मनोहर जोशी एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बाद वो चुनाव जीत पाए थे। तो मुझे लगता है कि इस बार जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में एक खास तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बीजेपी ने करने में कामयाबी हासिल की है, उसका असर बनारस में भी है। और वो चाहते हैं कि उसी के जरिए वहां पर उनकी नौका पार हो। लेकिन मुझे लगता है कि बनारस में उनकी इन कोशिशों के बावजूद चाहते हैं। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा, केजरीवाल क्या चाहते हैं? दिल्ली में भ्रष्टाचार उनके लिए मुद्दा होता है और बनारस जाकर सांप्रदायिकता उनके लिए मुद्दा क्यों हो जाता है? इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन वहां पर मौजूद है, वहां का उन्होंने जायजा लिया है। आज नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है वो देखिए आप। नरेंद्र मोदी पटेल चौक से लेकर कचहरी तक नामांकन करने जाएंगे। नरेंद्र मोदी के पूरे रास्ते और बनारस के माहौल को हम आपको दिखाते हैं। ये पटेल चौक से उनका जुलूस शुरू होगा। आप देख सकते हैं बनारस की सड़कों पर लोग नरेंद्र मोदी के लिए किस तरीके से आने लगे हैं और इस नामांकन को, इस रोड शो को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर तैयारी की गई है। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मैनेजमेंट करने में उनका कोई सानी नहीं है, मैनेजमेंट वो बहुत अच्छा करते हैं। और जिस तरह से आज रोड शो का मैनेजमेंट किया गया है, हम आपको उसकी एक एक तस्वीर दिखाते हैं। अब ये मलदहिया के पास हम पहुंच चुके हैं। मलदहिया चौराहा पीछे आप देख सकते हैं। इसके आगे हर तरफ अगर आप देखें तो जो कॉलोनीज हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से व्यवस्था की हुई है। नए नए पोस्टर मोदी के लिए लगाए गए हैं और सुरक्षा के इंतजाम भी इस तरीके से है। एक तरफ का रोड ब्लॉकेज किया गया है, एक तरफ से रोड को रोक दिया गया है। एक जिस रोड शो के लिए मोदी निकलेंगे वो वन वे है। और पीछे आप देखिए, हर कॉलोनी ने ऐसी कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी जब वहां से गुजरे तो वहां के लोग उनका स्वागत कर सके। पीछे एक कॉलोनी ने अपना स्वागत द्वार लगाया है और यहाँ पर उनको फूल माला
भी देने के लिए पूरी तैयारी उनका स्वागत करने के लिए की जा रही है। अब हम सरदार पटेल, ये गेस्ट हाउस है जो कि यहाँ के पटेल समाज का एक कम्युनिटी सेंटर आप मान सकते हैं, और पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर मोदी रुक भी सकते हैं। आप देखिए वो इलाका, इस इलाके में उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। मलदैया से होते हुए हम अंधरा पुल आ गए। ये जगह अंधरा पुल है। पीछे जो जगह आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अंधरा पुल। जीटी रोड यहीं से गुजरता है और यहीं से कचहरी के लिए रास्ता जाता है। नदेसर एक मोहल्ला है, नदेसर होते हुए यहाँ पर आप देखिए सबका साथ सबका विकास एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, और यही से वो रास्ता है जहाँ से कल केजरीवाल भी गुजरे थे, और केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का रास्ता यहीं से एक होता है। और इसके पहले केजरीवाल दूसरे रास्ते से आए थे और नरेंद्र मोदी दूसरे रास्ते से। तो देखना यह होगा कि केजरीवाल के शक्ति प्रदर्शन पर नरेंद्र मोदी का रोड शो आज कितना भारी पड़ता है। अब हम मिंट हाउस इलाके में हैं। मिंट हाउस वो जगह है जहां पर आगे जाकर के नरेंद्र मोदी का जुलूस रुक जाएगा। मिंट हाउस इलाके में ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के लिए यहाँ लोगों को संबोधित भी करें, और यहाँ पर तैयारी हो रही है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने आगे देखिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी यहीं तक आज रोड शो की शक्ल में यहीं तक आएंगे। रोड शो यहाँ उनका खत्म हो जाएगा। मिंट हाउस इलाके में रोड शो खत्म करने के बाद नरेंद्र मोदी को सुरक्षा के घेरे में कचहरी की तरफ ले जाया जाएगा। विवेकानंद की मूर्ति है, इस विवेकानंद की मूर्ति पर भी रोड शो खत्म करने के बाद नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करेंगे, और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। और विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद सुरक्षा के घेरे में रोड शो उनका पीछे ही खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी कचहरी की तरफ पड़ेंगे। अब हम चलते हैं वरुणा पुल की तरफ। वरुणा नदी पर जो पुल बना उसको क्रॉस करने के बाद ही बनारस की कचहरी है, जहां पर कलेक्ट्रेट में जाकर के नरेंद्र मोदी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। अब हम वरुणा पुल पर आ गए। वरुणा पुल यही कहा जाता है वाराणसी का जो नाम है, इसी वरुणा नदी और 80 घाट के बीच में जो जगह है